और इसी के साथ ये जंग जब शुरू हुई तब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सोच रहा था कि पाबंदियों की बदौलत रूस की कमर तोड़ी जा सकती है, लेकिन जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पुतिन प्रतिबंधों पर न सिर्फ एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं बल्कि अपने देश की करेंसी को भी मजबूत करने में कामयाब हुए हैं। और आखिर कैसे रूस ने जंग के बीच अपने आर्थिक ढांचे को दुरुस्त किया? दावा किया जाता है कि इस सवाल का जवाब चीन और रूस के बीच हुई उस सीक्रेट एनर्जी डील में छिपा है जिस डील को जंग से ठीक पहले किया गया था। दुनिया सोच रही थी कि जंग में रूस तबाह हो जाएगा। दुनिया सोच रही थी कि पाबंदियों का प्रहार रूस की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। दुनिया सोच रही थी कि यूरोप और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूस की करेंसी को बर्बाद कर देंगे। दुनिया सोच रही थी कि रूस के विरोधियों का कदम पुतिन पर भारी पड़ेगा। लेकिन अगर तस्वीर दर तस्वीर से कयासों की धूल को साफ करें तो पुतिन के विरोधियों का ये सोचना अब तक बिल्कुल गलत ही साबित हुआ है। बताया जा रहा है कि पुतिन जंग से पहले ही जंग के नफे और नुकसान को समझ चुके थे, लिहाजा उन्होंने इस जंग के बीच का मास्टर प्लान 24 जनवरी यानी कि जंग की तारीख से पहले ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जंग शुरू होने से पहले पुतिन ने मनोवैज्ञानिक तौर पर किन किन चीजों से निपटने का मात्र 89,300 करोड़ की थी। इतना ही नहीं, जंग के सभी हालात का आकलन करते हुए दोनों देशों ने व्यापार और गैस सप्लाई को लेकर भी अहम कदम उठाए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में चीन और रूस के बीच व्यापार 28.7% बढ़ा है, जबकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 2022 के शुरुआती 4 महीने में रूस ने चीन को 60% ज्यादा गैस निर्यात की है। ये रूस पुतिन की दूरदर्शी सोच ही है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज करने के बाद रूस पर प्रतिबंधों की चौतरफा मार पड़ने लगी, जिसका असर रूस पर कुछ यूं हुआ। रूस की 2,30,000 करोड़ की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। मतलब विश्व में कारोबार के लिए जो सिस्टम था उसे रूस के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। $1 के मुकाबले लगभग 150 तक रूबल को पहुंचा दिया गया। प्रतिबंधों की इस मार के बारे में पुतिन पहले ही जानते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जहां चीन जैसे ताकतवर देशों के साथ अपने संबंधों को और ताकत दी, वही रणनीति स्तर पर कुछ और भी बेहद कदम उठाए, जिनकी वजह से जंग के इस दौर में रूसी अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली। रूस ने ब्याज दरों को 20% तक बढ़ा दिया, रूबल को कंट्रोल करने के लिए अहम कदम उठाए। इतना ही नहीं, यूरोप, चीन, भारत, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया को रूस ने लगातार नेचुरल गैस सप्लाई की। ये सब कुछ ऐसे वक्त में रूस ने किया जब उस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन रूस के विरोधी देशों की मजबूरी ये थी कि वो नेचुरल गैस को लेकर रूस पर निर्भर थे। रूस ने इसी निर्भरता को हथियार बनाया और विरोधियों को अर्थव्यवस्था का वो पाठ पढ़ाया कि गोले बारूद के दौर में दुनिया रूबल की ताकत के रहस्यों को तलाश रही है। और महायुद्ध का आज 73वां दिन है और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां पर भीषण जंग इस वक्त चल रही है। और रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले भी कर रही है, लेकिन रूसी सेना के निशाने पर आखिर यूक्रेन के कौन कौन से वो बड़े शहर हैं, मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है पूरे यूक्रेन में। और ये तमाम क्षेत्र आप देखिए जिनको लाल रंग से चिन्हित किया गया है, यूक्रेन का नक्शा इस वक्त आप देख रहे हैं। और ठीक बगल में रूस की सीमा भी आप देख रहे हैं, खार्किव, इज्यूम, मारियोपोल,
जापोरिजिया और साथ साथ मिकोलाइव, ये तमाम ऐसे शहर हैं, ओदेसा, कीव आप देख रहे हैं, ये तमाम ऐसे शहर हैं जिनमें सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे खास बात इन एरियाज की यही है कि ये सीमा से लगते हैं, तो ऐसे में बेहद आसान होता है रूस की सेना का यहाँ पर कब्जा करना। और जापोरिजिया, यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था, अगर आपको याद होगा शुरुआती दिनों में सबसे पहले इसी क्षेत्र में हमला किया था रूस की सेना ने, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और ऐसे में जो बड़े क्षेत्र हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, जो पावर सप्लाई प्लांट्स हैं उनकी बात करें, इन्हीं तमाम क्षेत्रों को चिन्हित करके इनको ध्वस्त करना चाहता है रूस, क्योंकि सबसे ज्यादा खास शहर हैं ये यूक्रेन के। मारिउपोल का अगर बात करें तो मारिउपोल में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर शुरुआत में ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाया गया था, सीजफायर भी ऐलान यहाँ पर किया गया था, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के सीधे लगा हुआ आप मिकोलाइव का शहर देख रहे हैं, जापोरिजिया का शहर देख रहे हैं और ओदेसा, यहाँ पर कई सारे पोर्ट्स हैं। ऐसे में इन तमाम पोर्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगी जहाज भी यूक्रेन के रखे हुए हैं, क्योंकि यहीं से सीधे ब्लैक सी लगती है, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी हैं और युद्ध के लिहाज से भी बेहद जरूरी हैं यूक्रेन के लिए। और इसी वजह से इन तमाम क्षेत्रों पर लगातार अटैक किया जा रहा है रूस की सेना द्वारा। वहीं 9 मई के पहले रूस की सेना का मारिउपोल पर पूरी तरह से कब्जे की प्लानिंग है, लेकिन इस मारिउपोल की तबाही से ज़ेलेंस्की को मात देने में पुतिन कैसे आखिर कामयाब होंगे, यह समझना है तो ज़ेलेंस्की की इकोनॉमी वाली ताकत समझनी होगी, जो अज़ोवस्ताल के स्टील प्लांट में है, जो मारिउपोल के बंदरगाह में है। और पुतिन की सेना अज़ोवस्ताल तबाह कर चुकी है और अब मारिउपोल पर 100% कब्जे के लिए पुतिन की सेना बम और बारूद बरसा रही है। और इस रिपोर्ट में देखिए ज़ेलेंस्की को आर्थिक रूप से तबाह करने वाली पुतिन की ये प्लानिंग। दंदनाते हुए टैंक अपने टारगेट को तबाह और बर्बाद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक, ये देखिए, ये अकेला टैंक भारी गोला बारूद से लैस कैसे मूव कर रहा है। लक्ष्य बिल्कुल साफ, दुश्मन को मटिया मीट कर देना। И все. Это все происходило. Перемирие, тишина. इरादा बिल्कुल क्लियर, रास्ते में जो मिले नेस्त नाबूद कर देना। Здесь вот 5 метров от нас, там 10, там все заминировано. ये देखिए पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, और सब कुछ धुआं-धुआं। Мы ребят флангом прикрываем, идем огонь по Азовстали, если каких-то есть передвижения. Дневное время, в ночное время. दूर दूर तक गोले से निकली बारूदी आवाज। अज़ोवस्ताल पूरी तरह लहूलुहान, चारों ओर सिर्फ मातम का मंजर। ना अब तक देखा था, ना अब तक सुना था। जंग की ऐसी दास्तां जो सदियों अज़ोवस्ताल के बाशिंदे सुनाते रहेंगे। अज़ोवस्ताल की लड़ाई की ये तस्वीरें आज या सिर्फ कल की नहीं हैं। हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया, अज़ोवस्ताल जल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है स्टील प्लांट की। जी, उस स्टील प्लांट की जो यूक्रेन की आर्थिक ताकत का अटूट हिस्सा है, लेकिन अब टूट टूट कर बिखर रहा है। पुतिन के सैनिकों, डोनेत्स्क, लुहांस्क के लड़ाकों ने अज़ोवस्ताल को इस हाल में पहुंचा दिया है कि जगह वीरान हो गई है। शहर के लोग सांसों की पनाह मांगते शहर से कूच कर रहे हैं। जहां कुछ नहीं बचा, वहां जिंदगी कटेगी भी तो कैसे? यूक्रेन पहले ईंट दर ईंट बिखर रहा था, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। बरसों के बनाए आशियाने जिंदगी की गाड़ी को खींचने के ठिकाने सब कुछ स्वाहा हो चुके हैं। लेकिन सुनिए उस यूक्रेन के कमांडर को
जो अज़ोवस्ताल की तबाही पर सिर्फ आंसू बहाकर खामोश हो जाने वाला नहीं है। Слава Україні! Уже третю добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. В черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливість на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів у підвалах заводу. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача. यही वो हौसला है, यही वो जज्बा है, यही वो अंदर की ताकत है, जिसके दम पर यूक्रेन की मुट्ठी भर सेना अपने से कई गुना शक्तिशाली फौज से लोहा ले रही है। बर्बादी के बीच फिर से बसर का ठिकाना ढूंढ रही है। शमशान में तब्दील मारियुपोल में उम्मीद की नई किरण तलाश रही है। कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की ऐसे ही रणबांकुरों की बदौलत पुतिन को पीठ दिखाने के बदले जंग में दो हाथ कर रहे हैं। Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії тощо. В тимчасово окупованих районах України, на Сході і на Півдні просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів. Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції. Це навіть просто нестача антибіотиків. Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, але ще потрібно... अज़ोवस्ताल उसी मारियुपोल का हिस्सा है जहां पूरी जंग और तेज हो गई है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि रूस जल्दी ही शहर में मौजूद अंतिम यूक्रेनी मोर्चे को जीतकर देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है। मारियुपोल में जंग तेज होने की वजह के पीछे संदेह जताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को विक्ट्री डे पर युद्ध में बड़ी सफलता या युद्ध को और तेज करने की घोषणा देशवासियों के सामने कर सकते हैं। Weapons are coming from abroad, which are needed for us to prevail in the battle for Donbas. If we had received those weapons weeks ago, we would have been in a much better position now, and we could prevent some tragic losses on the ground. I mean, the lives of our soldiers. Of course, the bleeding wound in the battle for Donbas is Mariupol. Despite all the statements by Russian officials that Mariupol is under their full control, this is not true. Azovstal, the stronghold, the last stronghold of Ukrainian resistance in Mariupol, still holds. रूस के ताजा अनुमान के मुताबिक करीब 2000 यूक्रेनी लड़ाके मारियुपोल के अज़ोवस्ताल इस्पात संयंत्र के नीचे बने सुरंगों और बंकरों की सुरक्षा कर रहे हैं। इनकी हार के साथ ही शहर यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। पिछले 2 महीने में अज़ोवस्ताल लगभग मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि रूस अज़ोवस्ताल को क्यों तहस-नहस करना चाहता है। जवाब है आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ने की चाहत। और इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 के संवाददाता जनक दवे जहां पहुंचे, वहां भी यही तबाही वाला मंजर है। होरिंका में जर्मनी के एक बड़े वेयरहाउस को रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया। जर्मनी के रिश्ते इतने खराब नहीं है, बावजूद जर्मन कंपनी को निशाना बनाया। मकसद एक ही था रूसी सेना का कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर उनको चोट पहुंचाई जाए। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। पूरी की पूरी कंपनी यहाँ तबाह हो गई है, एक भी चीज बची नहीं है यहाँ पर। ये जो लोहे के बड़े गडर हैं वो पिघल गए हैं। यहाँ वो स्थिति क्या हुई होगी ये देखिए। पूरा का पूरा कंपनी एक कबाड़ में तब्दील हो चुका है।